हेलो। हेलो। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज अपना तीसरा क्लास है मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का। इससे पहले अपन दो क्लास हो चुके हैं और आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहे होंगे। और आज तीसरा क्लास शुरू करते हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का। और जो टॉपिक आपके समझ में नहीं आ रहा है वो बताइए। ये वही मध्य प्रदेश है जो आपने पढ़ा है, बट हम आपको इसमें ऐसे कंटेंट निकाल के देंगे जो आपने अभी तक नहीं पढ़े होंगे। अभी हमने दो क्लासों में मध्य प्रदेश का इतिहास शुरू किया था, जिसमें हम कुछ चीजें पढ़े थे। मध्य प्रदेश में इतिहास शुरू हुआ था प्रागैतिहासिक काल से, और इसको अपन है वंश तक पढ़ चुके हैं। और मध्य प्रदेश की कुछ सामान्य जानकारी भी पढ़े थे कि एमपी कब बना, कैसे बना, इस घटनाक्रम को भी हम अध्ययन किए थे। ये हम दोबारा भी पढ़ेंगे जब एमपी का भूगोल शुरू करेंगे। तो हम एमपी का इतिहास शुरू करते हैं। ये क्लास आप सभी बच्चों के लिए निःशुल्क है, अधिकतम इसको लाभ उठाएं और साथ में लाइक भी करते रहें। तो शुरू करते हैं है वंश। ये हम कल पढ़े थे मध्य प्रदेश में। है वंश ये यादव वंश की एक शाखा थी। यादव वंश कल हम बात किए थे, या इसको हम अहीर वंश के नाम से भी जानते हैं। अहीर वंश या यादव वंश की एक शाखा थी। कौन सी बेटा? है वंश। आप इसको लिखते भी जाएं, इससे आपके पास एक मटेरियल होगा दोबारा पढ़ने के लिए। है वंश की एक है वंश जो है यादव वंश का एक शाखा था। इसको अहीर वंश भी कहते हैं या यदुवंश भी कह सकते हैं। आप सुने होंगे भगवान कृष्ण, वो भी यदुवंशी थे। यदुवंश या यादव वंश या अहीर वंश की एक शाखा है वंश, जो मध्य प्रदेश में थी। इसका एक राजा हुआ, कल हम बात करे थे महिष्मत। महिष्मत एक राजा हुआ था इसका, जिसने एक शहर स्थापित किया, नाम था महिष्मती। महिष्मती। एक प्रश्न कि मध्य प्रदेश में महिष्मती की स्थापना किसने की? तो है वंश के राजा महिष्मत ने की। या ऐसे भी पूछ सकते हैं आपसे कि महिष्मती शहर मध्य प्रदेश के किस जिले में है? महिष्मती को अब हम महेश्वर के नाम से जानते हैं। क्या बोलते बेटा? महेश्वर, और जो खरगोन जिले में है। महिष्मती को हम महेश्वर कहते हैं और ये मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में है। और महेश्वर साड़ियों के लिए फेमस है। महेश्वर मध्य प्रदेश में साड़ियों के लिए फेमस है। महेश्वर मध्य प्रदेश में साड़ियों के लिए फेमस है। और एक खास बात, महेश्वर की साड़ियों को जीआई टैग भी मिला है। ध्यान रखें, मध्य प्रदेश में दो स्थान ऐसे हैं जो साड़ियों के लिए विख्यात हैं, एक महेश्वर और एक चंदेरी। जिनको जीआई टैग मिला हुआ है। तो यदुवंश का राजा महिष्मत, जिसने महिष्मती की स्थापना की थी। आगे चलते हैं। इस वंश का सबसे जो प्रतापी राजा रहा है, हम पढ़ रहे हैं एमपी का इतिहास। इसके 2 चैप्टर हो चुके हैं, आज तीसरा क्लास है। ये क्लास सभी बच्चों के लिए निःशुल्क है। आप इसका आनंद लें और देखें कि आपने मध्य प्रदेश में क्या क्या नहीं पढ़ा है। अधिकांश बच्चों ने कुछ जिले पढ़ लिए हैं, एमपी का पहला सीएम पढ़ लिया, राज्यपाल पढ़ लिया, कहते हैं कि एमपी जी के हो गया। आप देखें कि इतिहास में क्या क्या पढ़ना है। जब से एमपी लोक सेवा आयोग का जो नया सिलेबस आया है, उसमें एमपी की भूमिका और भी ज्यादा बढ़ गई है। तो आनंद लें इसका। आगे बढ़ते हैं। है वंश का सबसे जो प्रतापी राजा हुआ, उसे हम बोलते हैं कीर्तिवीर्य। कीर्तिवीर्य अर्जुन। कीर्तिवीर्य अर्जुन। इसका एक नाम और है सहस्रार्जुन। सहस्रार्जुन भी इसको कहते हैं। कीर्तिवीर्य अर्जुन।
कीर्तिवीर्य अर्जुन या सहस्त्रार्जुन, और एक नाम इसका और है बाहुबली। बाहुबली भी कहते हैं इसको। एक प्रश्न फिर सुनिए आप, है वंश का सबसे प्रतापी जो राजा रहा वो कीर्तिवीर अर्जुन या सहस्त्रार्जुन या बाहुबली था। इसी के नाम पर सहस्त्रधारा जलप्रपात बना हुआ है मध्य प्रदेश में। सहस्त्रधारा जलप्रपात बना हुआ है मध्य प्रदेश में। आप कमेंट में बताइए कि सहस्त्रधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश में किस नदी पर है। एक प्रश्न आप लोगों के लिए है कि सहस्त्रधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश में किस नदी पर है। आंसर नहीं आया आप लोगों का भी। वेरी गुड, नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी पर है मध्य प्रदेश में सहस्त्रधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। बहुत बढ़िया। एक प्रश्न और बताइए, नर्मदा को पहले रेवा कहते थे। नर्मदा नदी को पहले रेवा कहते थे। इस रेवा को ये नाम किसने दिया था नर्मदा? एक सिंपल प्रश्न कि रेवा नदी को नर्मदा नाम किसने दिया? आपके लिए एक प्रश्न है, आंसर दीजिए। पढ़ चुके हैं इसको अपन। आंसर नहीं आया अभी। मुचकुंद गलत आंसर है। मुचकुंद आंसर गलत है। इसका नाम है पुरकुत्स। हम बताए थे आपको, पुरकुत्स एक राजा हुआ है इक्ष्वाकु वंश का। इक्ष्वाकु वंश का एक राजा हुआ पुरकुत्स, और नर्मदा का विवाह या रेवा का विवाह नर्मदा से इनसे हुआ था, इक्ष्वाकु वंश के राजा से। क्या नाम था? पुरकुत्स। रेवा का विवाह पुरकुत्स से हुआ, और शादी के बाद पुरकुत्स ने नर्मदा को क्या नाम दिया? रेवा को नर्मदा नाम दिया था। क्लियर है बेटा? और एक नाम और है नर्मदा का, इसे बोलते हैं मैकल सुता। मैकल सुता भी कहते हैं क्योंकि नर्मदा मध्य प्रदेश में मैकल के पठार से निकलती है। हाँ, एक जगह पर केवल मानधाता में कुआरी है, केवल मानधाता जगह पर उसको कुआरी बोलते हैं। ओके। और नर्मदा के बारे में कहा जाता है कि ये मध्य प्रदेश में नाग वंश की राजकुमारी थी। किसकी राजकुमारी थी? नाग वंश की राजकुमारी थी नर्मदा। इसका विवाह पुरकुत्स से हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पुरकुत्स से इसका विवाह हुआ था। हाँ, कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि एमपी की जीवन रेखा भी है, लाइफ लाइन भी है। वेरी गुड, एमपी की भी है, गुजरात की भी है। दोनों राज्यों की जीवन रेखा है नर्मदा। और भारत की सबसे बड़ी 5वीं नदी, और अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी, उल्टी बहती है पूर्व से पश्चिम की ओर, नर्मदा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा कहते हैं कि कीर्तिवीर्य अर्जुन, ऐसा कहा जाता है कि कीर्तिवीर्य अर्जुन और रावण, रावण का नाम सुने होंगे आप, दशानन, लंकापति, लंका का राजा। ऐसा कहते हैं कि रावण का युद्ध भी कीर्तिवीर अर्जुन से हुआ था। और पुरकुत्स इक्ष्वाकु वंश के राजा पुरकुत्स से नर्मदा का विवाह हुआ था। हाँ भैया, तो रावण से जब युद्ध हुआ, और कहते हैं कि रावण कीर्तिवीर अर्जुन से हार गया था। कीर्तिवीर अर्जुन से हार गया था रावण। चलिए आगे बढ़ते हैं। कीर्तिवीर ऐसा पुराणों में लिखा हुआ है, ऐसा पुराणों में लिखा हुआ है कि कीर्तिवीर अर्जुन का एक बेटा हुआ, उसने अवंती राज्य की स्थापना की। लिख लें, कीर्तिवीर अर्जुन, कीर्तिवीर अर्जुन
कीर्ति वीर अर्जुन के पुत्र अवंती, ऐसा पुराणों में लिखा हुआ है कि कीर्ति वीर अर्जुन के बेटा अवंती ने अवंती राज्य की स्थापना की थी। अवंती राज्य स्थापित किया था कीर्तिवीर अर्जुन के बेटे अवंती ने। समझ में आ रहा है? बेटा लाइक लगाते जाएं, और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। एक क्लास बिल्कुल निःशुल्क रखी गई है, जस्ट लाइक ए चैरिटी, समाज सेवा, केवल इसलिए कि आप मध्य प्रदेश का लाभ उठा पाएं। एमपी के अलावा अन्य टॉपिक भी जो सामान्य अध्ययन के हैं वो भी आपको इसी चैनल पर मिलेंगे और बिल्कुल निःशुल्क मिलेंगे। बस आप जो है धैर्य से पढ़ते रहिए, आपको नए नए कंटेंट देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्राचीन मध्य प्रदेश में पुराने शहरों के नए नाम, पुराने शहरों के नए नाम। मध्य प्रदेश में प्राचीन शहर या नगरों के प्राचीन मध्य प्रदेश पुराने शहरों के नए नाम। तो आप इस तरह लाइन बना लें। मध्य प्रदेश में पुराने शहरों के नए नाम, ये चैप्टर है। तो लेफ्ट में अपन लिख देंगे प्राचीन नाम। किस शहर का नाम प्राचीन, अब इसको हम किस नाम से जानते हैं? नंबर 1 अनूप, एक नाम है अनूपदेश। एक प्रश्न कि अनूपदेश को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? तो आप बताएंगे निमाड़। मध्य प्रदेश में अनूपदेश को अब हम निमाड़ के नाम से जानते हैं। वर्तमान नाम इसका क्या है बेटा? निमाड़ है। अनूपदेश को अब हम निमाड़ के नाम से जानते हैं। देखिए आगे, निमाड़ को दो भागों में बांटा गया है, पूर्वी निमाड़ और पश्चिमी निमाड़। कभी कभी ऐसे भी बोलते हैं कि पूर्वी निमाड़ को अब क्या कहते हैं? तो पूर्वी निमाड़ आएगा तो आएगा खंडवा, और पश्चिमी निमाड़ आएगा तो आएगा खरगोन। पूर्वी निमाड़ को खंडवा कहते हैं और पश्चिमी निमाड़ को खरगोन के नाम से जानते हैं। यानी कि निमाड़ को दो भागों में बांटा गया, पूर्वी निमाड़ और पश्चिमी निमाड़। या और अच्छे तरीके से समझ लीजिए, आप कभी नहीं भूलेंगे। देखिए ये मान लीजिए निमाड़ है, ये क्या है? निमाड़ है। हम ऐसे पढ़ते हैं जैसे इधर होता है पूर्व, इधर होता है पश्चिम, पूर्व और पश्चिम। तो निमाड़ के दो भाग कर दिए, इसको हम बोलेंगे पूर्वी निमाड़, इसको बोलेंगे हम पश्चिमी निमाड़। लो भैया, अब जो पूर्वी, इधर क्या है? खंडवा, और इधर क्या है? खरगोन। अब ठीक है ना? पूर्वी निमाड़ खंडवा और पश्चिमी निमाड़ खरगोन। यानी कि निमाड़ को दो भागों में बांट दिया। यानी कि निमाड़ जो है, निमाड़ का पुराना नाम था अनूपदेश, अब बोलते हैं निमाड़। और एक बात, खास बात, कि निमाड़ मध्य प्रदेश में कपास उत्पादन के लिए विख्यात है। निमाड़ जो है या खंडवा, खरगोन, ऐसे भी कई बार प्रश्न पूछा गया कि मध्य प्रदेश में सुनहरे जिले किसे कहते हैं? सुनहरे जिले। एक प्रश्न कि मध्य प्रदेश में किन जिलों को सुनहरे जिले कहा जाता है? तो आप बताएंगे खंडवा और खरगोन को।
कपास को बेटा व्हाइट गोल्ड बोलते हैं, सफेद सोना, सफेद सोना। और सफेद सोने का क्षेत्र किसे बोलते हैं? निमाड़ को। इसलिए नाम दिया गया कि सफेद सोने का क्षेत्र, सफेद सोने का क्षेत्र किसे कहते हैं? तो आप आंसर देंगे निमाड़। द एरिया ऑफ व्हाइट गोल्ड, सफेद सोने का क्षेत्र निमाड़, या कभी कभी सुनहरे जिले लिखा हुआ आता है तो भी निमाड़। और जिले की क्षेत्र की बात करेंगे तो निमाड़, और जिलों की बात करेंगे तो खंडवा खरगोन। खंडवा और खरगोन दोनों निमाड़ के हिस्से हैं, एक पूर्वी निमाड़ और एक पश्चिमी निमाड़। बना लीजिए बेटा, फिर सुन लीजिए एक बार। निमाड़ को पहले अनूप देश कहते थे, और निमाड़ को दो पार्ट में बांटा गया है, एक भाग को बोलते हैं खंडवा, एक भाग को बोलते हैं खरगोन। जो पूर्व का पार्ट है उसे बोलते हैं खंडवा, पूर्वी निमाड़, और जो पश्चिम में है उसे बोलते हैं खरगोन। या प्रश्न इस तरह का कि मध्य प्रदेश में सुनहरे जिले किसे कहते हैं? तो भी खंडवा और खरगोन आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा शहर पढ़ते हैं मध्य प्रदेश में, टुंडीकेर। ये पुराना नाम है। टुंडीकेर मध्य प्रदेश का दूसरा शहर, जिसे अब दमोह के नाम से जानते हैं, दमोह। टुंडीकेर को अब हम मध्य प्रदेश में दमोह के नाम से जानते हैं। टुंडीकेर को अब दमोह के नाम पे जानते हैं। आपने सुना होगा एक रानी हुई थी दमयंती, दमयंती के नाम पर ही ये दमोह स्थापित है। एक राजा हुए थे नल, नल और दमयंती, इन दोनों की प्रेम कथाएं हैं, इनमें से दमयंती के नाम पर दमोह है। वॉइस कम आ रही है, हेलो। हाँ, तो टुंडीकेर को दमोह कहते हैं। दमोह जो शहर है, जो नगर है, वो दमयंती के नाम पर स्थापित हुआ था। चलिए अगला प्रश्न, तीसरा, दशारण। दशारण ये एक शहर पुराना, दशारण। ये साफ कर दे ऊपर वाला, दशारण। दशारण को अब विदिशा के नाम से जानते हैं, विदिशा के नाम से जानते हैं दशारण को, दशारण को विदिशा के नाम से जानते हैं, विदिशा। या अब एक प्रश्न यहां और बन सकता है कि दशारण का वर्णन किसने अपनी पुस्तक में किया है? तो ध्यान रखें, कालिदास ने, कालिदास ने अपनी पुस्तक रघुवंश में, कालिदास ने अपनी पुस्तक रघुवंश में दशारण का वर्णन किया है। कालिदास ने अपनी पुस्तक रघुवंश में दशारण या विदिशा का वर्णन किया है। इस पुस्तक में लिखा है कि एक राम थे, भगवान राम, इनका बेटा था कुश, और एक थे शत्रुघ्न, शत्रुघ्न का जो बेटा था शत्रुघाती, शत्रुघाती और कुश दशारण पर शासन करते थे, ऐसा रघुवंश में कालिदास ने लिखा है। भगवान राम के पुत्र दो थे, लव और कुश, तो उनमें से कुश और शत्रुघ्न जो उनके छोटे भाई हैं, उनका बेटा शत्रुघाती इस दशारण पर शासन करते थे, ऐसा कालिदास ने अपनी पुस्तक रघुवंश में लिखा है। या तो सिंपल कि किस कालिदास ने किस पुस्तक में दशारण का वर्णन किया है, तो आप बताएंगे रघुवंश में किया है। या दशारण को अब क्या कहते हैं? विदिशा के नाम से जानते हैं। दशारण को
अब विदिशा कहते हैं। एक प्रश्न और सुन लीजिए यहाँ पर, अच्छा प्रश्न है। कालिदास को हम भारत का शेक्सपियर कहते हैं। ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे और इन्होंने रघुवंश के अलावा भी कई पुस्तकें लिखी हैं। लेकिन खास बात ये कि रघुवंश को महाकाव्य का दर्जा दिया गया है। एक प्रश्न कि कालिदास की किस पुस्तक को महाकाव्य का दर्जा मिला है, तो एक रघुवंश है और दूसरी कुमार संभव है। कालिदास के केवल 2 ही महाकाव्य हैं। अगर हम बात करें कि कालिदास ने कितने महाकाव्य लिखे, 2, एक रघुवंश और एक कुमार संभव। 3 नाटक हैं इनके, एक मालविकाग्निमित्र, अभिज्ञान शकुंतलम सुना होगा आपने, और विक्रम और वशी। इनके 3 नाटक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दशारण को क्या कहते थे बेटा? विदिशा कहते थे। विदिशा, दशारण को विदिशा कहते हैं। और विदिशा को एक नाम और है, भेलसा। जब मध्यकाल की बात आएगी, मिडिवल पीरियड, तो इसका नाम एक और था, भेलसा। विदिशा को भेलसा भी कहा गया है। चलिए नेक्स्ट, अवंती। अवंती, इसको उज्जैन कहते थे। क्या कहते हैं बेटा? अभी उज्जैन कहते हैं अवंती को। अवंती को उज्जैन कहा जाता है। एक और शानदार प्रश्न सुनिए। उज्जैन का वर्णन कालिदास ने अपनी किस पुस्तक में किया है? एक क्वेश्चन बताइए कि कालिदास ने अपनी किस पुस्तक में, कालिदास ने अपनी किस पुस्तक में उज्जैन शहर का वर्णन किया है? कमेंट करिए। कालिदास ने अपनी किस पुस्तक में उज्जैन का वर्णन किया है? कालिदास ने अपनी किस पुस्तक में उज्जैन का वर्णन किया है? चलिए, मेघदूत। मेघदूत पुस्तक में कालिदास ने अपनी पुस्तक मेघदूत में उज्जैन का वर्णन किया है। वेरी गुड, मेघदत्त। ऋषि त्यागी सही बोल रहे हैं कि मेघदूत पुस्तक में कालिदास ने उज्जैनी का वर्णन किया है। बहुत बढ़िया बेटा, वेल डन। आकाश कुशवाहा भी कह रहे हैं मेघदूत सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला शहर लेते हैं। अगला शहर है त्रिपुरी। अवंती की स्थापना की थी अवंती राजा ने, जो कीर्तवीर अर्जुन का बेटा था। कीर्तवीर अर्जुन का बेटा अवंती ने अवंती स्थापित किया था। हाँ बेटा, त्रिपुरी। त्रिपुरी को अब हम जबलपुर के नाम से जानते हैं। त्रिपुरी अब क्या बोलते हैं बेटा? जबलपुर कहते हैं। त्रिपुरी का एक नाम और है तेवर, एक नाम और है जवालीपुरम। त्रिपुरी, तेवर या जवालीपुरम, इसका अब हम नाम रखे हैं जबलपुर। त्रिपुरी अब हम जबलपुर के नाम से जानते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिपुरी, वत्स। वत्स क्षेत्र अब किसका नाम है? ग्वालियर। ग्वालियर को प्राचीन काल में वत्स क्षेत्र के नाम से भी जानते थे। गोपालगिरी भी कहते हैं, गोपाचल भी कहते हैं। गोपाचल तो आपने सुना होगा, गोपालगिरी भी सुन लिया होगा। वत्स को भी ग्वालियर कहते थे।
वत्स को भी ग्वालियर कहते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैजाक भुक्ति, जैजाक भुक्ति ये नाम अब है बुंदेलखंड का। बुंदेलखंड, बुंदेलखंड को जैजाक भुक्ति के नाम से जाना जाता था। यह चंदेल वंश था। राजा जैजाक के नाम पर, जयशक्ति के नाम पर यह नाम पड़ा था जैजाक भुक्ति। कहीं कोई समस्या हो तो बच्चे बताएं। आगे बढ़ते हैं। 7वां शहर एमपी का कारुष, कारुष प्रदेश। कारुष प्रदेश वर्तमान में बघेलखंड क्षेत्र को बोलते हैं। बघेलखंड, बघेलखंड क्षेत्र को कारुष के नाम से जाना जाता था, या कारुष प्रदेश कहते थे बघेलखंड को। बघेलखंड को कारुष प्रदेश के नाम से जाना जाता था। ऐसा एक कथा है, वैवस्वत मनु, वैवस्वत मनु महाराज के बेटे थे। कौन? कारुष। वैवस्वत मनु के बेटे कारुष, और कारुष का इस प्रदेश पर शासन था जिसे हम बोलते थे कारुष प्रदेश, या वर्तमान में हम बघेलखंड के नाम से जानते हैं। तो कारुष जो प्रदेश था वो क्या बोलते हैं इसको अपन? बघेलखंड के नाम से जानते हैं। और इस प्रदेश का जो नामाकरण है राजा कारुष, राजा कारुष के नाम पर हुआ, जो वैवस्वत मनु का बेटा था। कारुष वंश, कारुष वंश इसके राजाओं के नाम पे ही पड़ा वंश। जैसे मौर्य तो मौर्य वंश, गुप्त तो गुप्त वंश, कारुष तो कारुष वंश। तो कारुष प्रदेश को अब हम मध्य प्रदेश में बघेलखंड के नाम से जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहां तक कोई तकलीफ? ये मध्य प्रदेश में कुछ पुराने शहर जिनके नए नाम अब क्या क्या हैं। एक प्रश्न और बता दीजिए, मानधाता, मानधाता नगर को अब किस नाम से जानते हैं? ये आप लोग बताइए कमेंट करके। मानधाता शहर को अब किस नाम से जाना जाता है? ये कमेंट करके बताइए। जेजाक भुक्ति के नाम पर ही तो नाम पड़ा उसका। जेजाक जो राजा था, जयशक्ति भी बोलते हैं इसको, जयशक्ति या जेजाक के नाम पर जेजाक भुक्ति नाम पड़ा, जिसे आज हम बुंदेलखंड कहते हैं। अच्छा नहीं लिख पाते, चलिए और स्पीड धीमी कर देते हैं। हाँ हाँ ऐसा ही करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। मानधाता शहर को मंदसौर नहीं कहते, ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर कहते हैं। ओमकारेश्वर, मानधाता शहर को ओमकारेश्वर के नाम से जानते हैं। मानधाता जो शहर है उसे ओमकारेश्वर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ओमकारेश्वर। हाँ नीतू ने सही आंसर दिया है, ओमकारेश्वर। अच्छा खेल रहे हैं बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए एक प्रश्न और फिर ध्यान लगाते हैं, एक क्वेश्चन और निकालते हैं यहाँ पर कि मानधाता शहर की स्थापना किसने की थी? मानधाता शहर की स्थापना मुचकुंद, मुचकुंद ने की थी। मानधाता शहर की स्थापना मुचकुंद ने की थी।
मानधाता शहर मुचकुंद ने बसाया था। ऋषिकेश त्यागी ने सही आंसर दिया है मुचकुंद। बहुत बढ़िया, अच्छा खेल रहे हैं बेटा, शानदार। देखिए बेटा, ऐसा कहते हैं कि एक बार देवासुर संग्राम हुआ था। देवासुर संग्राम, इसमें राजा मुचकुंद लड़े थे। बहुत थक गए, इनको बहुत नींद आ रही थी, तो इन्हें देवताओं ने वरदान दिया था सोने के लिए। बट इन्होंने ये कहा था कि हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, तो ये सो गए। इनको ये वरदान दिया कि अगर तुम्हें कोई जगाएगा और तुम जिसको पहली बार देखोगे वो भस्म हो जाएगा। और आपको अगर याद हो तो एक बार भगवान कृष्ण पर एक आक्रमण हुआ था काल यवन का। काल यवन ने आक्रमण किया था। इसके डर से भगवान कृष्ण भाग गए थे। नाम पड़ा था रणछोड़दास। और इन भागते हुए भगवान कृष्ण ने अपना जो पीतांबर था वो मुचकुंद के ऊपर डाल दिया। और कालयवन समझा कि कृष्ण सो रहे हैं, और ये मुचकुंद का जो पीतांबर था वो कालयवन ने खींच दिया। और जैसे ही मुचकुंद की आंख खुली तो कालयवन भस्म हो गया था। ये वही मुचकुंद हैं जिन्होंने मानधाता शहर स्थापित किया था मध्य प्रदेश में, जिसे आज हम ओमकारेश्वर कहते हैं। बेटा ठीक है, लिख लो आप आराम से कि मानधाता शहर की स्थापना मुचकुंद ने की थी, जो इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। इक्ष्वाकु वंश के राजा थे मुचकुंद, जिसमें राम पैदा हुए हैं। ये वही वंश है भगवान राम का, जिसमें राम पैदा हुए थे। जिसमें राम पैदा हुए थे, ये वही वंश है। भगवान राम पैदा हुए थे, ये उसी वंश का समझ में आ रहा है बेटा? तो मानधाता शहर को अब ओमकारेश्वर कहते हैं। इसकी स्थापना मुचकुंद ने की थी, जो इक्ष्वाकु वंश के थे। चलिए और क्वेश्चन निकालते हैं इसमें से। बस आप सुनते जाइए, क्वेश्चन तो हम बहुत निकाल देंगे इसमें से। देखिए, मध्य प्रदेश में भारत में कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं। भारत में कुल 12 ज्योतिर्लिंग है, पढ़ा होगा आपने। इनमें से मध्य प्रदेश में कितने हैं? मात्र 2। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, भगवान शिव के मंदिर, इनमें से 2 मध्य प्रदेश में हैं। और एक तो ये हो गया ओमकारेश्वर, और दूसरा कौन सा है? महाकालेश्वर। दूसरा है महाकालेश्वर, आपने भी सुना होगा। अब देखिए क्या क्वेश्चन निकलता है इसमें से। कुल 12 हो गए, तुम्हारे पास 12 विकल्प हैं। आपको प्रश्न बताना है कि भारत में इन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एकमात्र ज्योतिर्लिंग कौन सा है जो दक्षिण फेस है, दक्षिण मुखी है। एक प्रश्न ये निकल रहा है, भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक कौन सा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है? आंसर दीजिए। साथ में आपका टेस्ट भी हो रहा है। अभी हमने ममलेश्वर नहीं पूछा, आंसर पहले ही दे रहे हैं आप लोग। उज्जैन, वेरी गुड, उज्जैन में है। उज्जैन का जो महाकालेश्वर है, ये एकमात्र ज्योतिर्लिंग है पूरे 12 में से जो दक्षिण मुखी है। और जो आप जानते हैं कि महाकालेश्वर किस नदी किनारे है, तो आप जानते हैं कौन सी बेटा? क्षिप्रा। पतित पावन मोक्षदायिनी पाप नाशिनी क्षिप्रा, जहां कुंभ लगता है, जहां कुंभ भी लगता है उज्जैन में। पिछला कुंभ कब लगा था उज्जैन में?
उज्जैन में पिछला कुंभ 2016 में लगा था, इससे पहले 2004 में लगा था। 12 साल बाद लगता है। तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एकमात्र ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर उज्जैन में है, जो दक्षिण मुखी है। उज्जैन में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं एमपीजीएस में। उज्जैन में ही भगवान कृष्ण संदीपनी आश्रम में पढ़ने के लिए गए थे। उज्जैन में ही सूर्य 90 डिग्री पर लंबवत चमकता है। उज्जैन में ही मंगल ग्रह की जन्मभूमि है। हाँ, कर्क रेखा निकलती है, तभी तो लंबवत चमकेगा 90 डिग्री पर। और मंगल ग्रह की जन्मभूमि भी उज्जैन में ही है। और एक बात, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा गधों का मेला भी उज्जैन में ही लगता है। चलिए अगला बात करते हैं, ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर, एक प्रश्न कि जो ओमकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग है उसका नाम क्या है? ओमकारेश्वर में जो ज्योतिर्लिंग है उसका नाम क्या है? जैसे उज्जैन में महाकालेश्वर है, ऐसे ही ओमकारेश्वर का नाम क्या है? ममलेश्वर। ममलेश्वर, ममलेश्वर नाम है ओमकारेश्वर में। और ये मां नर्मदा, मां नर्मदा नदी के किनारे है। मां नर्मदा भारत की सबसे बड़ी 5वीं नदी और अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी। रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी में बहती है नर्मदा। ममलेश्वर तो मानधाता हुआ, ममलेश्वर हुआ। चलिए आगे चलते हैं, एमपी का अगला चैप्टर शुरू करते हैं इतिहास में। उसका नाम है महाजनपद काल। मध्य प्रदेश में महाजनपद काल। अब तो सब बच्चे देख पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं। अब ये शिकायत तो नहीं है कि लिख नहीं पाते अपन लोग। टॉपिक है मध्य प्रदेश में महाजनपद काल। बेटा पढ़ना कभी मुश्किल नहीं हुआ, अगर बच्चों को प्रॉपर तरीके से पढ़ाया जाए तो कोई भी बच्चा पढ़ सकता है। एक ही बार मेहनत करनी चाहिए। मध्य प्रदेश में महाजनपद काल। आपने इतिहास में देखा होगा कि भारत में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। महाजनपद। यहां यह भी आता है कि ऐसे वो कौन से ग्रंथ हैं, वो कौन सी पुस्तकें हैं जिनमें 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। तो 2 पुस्तकें मैं लिख रहा हूं। एक है अंगुत्तर निकाय, एक अंगुत्तर निकाय, और दूसरी है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र। अब ध्यान रखना कि अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है, ये बौद्ध ग्रंथ है और ये जैन ग्रंथ है। ये याद रखें कि जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। कितने बेटा? 16 महाजनपदों का वर्णन किसमें मिलता है? एक पुस्तक है बौद्ध ग्रंथ की, नाम है अंगुत्तर निकाय, और दूसरी है पुस्तक जैन ग्रंथ की, नाम है भगवती सूत्र। राज्य, भारत कई राज्यों का समूह था, उनमें से राज्य को महाजनपद बोलते थे। तो प्रश्न क्या हुआ कि 16 महाजनपद, ये घटना बेटा 600 बीसी ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट। 600 बीसी में भारत में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। 600 बीसी में भारत में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। कौशिक अहिरवार अंगुत्तर निकाय सही है, भगवती सूत्र सही है, बहुत बढ़िया। प्यारे बच्चों, इसको लाइक तो बढ़ाइए।
आपके लायक करने से पढ़ाने की कैपेसिटी बढ़ती है, एनर्जी मिलती है आपके लायक से। अपने और बंधु बांधवों को भी शेयर करते रहे, जिससे उनको भी ये लाभ मिले। कई बच्चे दूर दराज के गांव में रहते हैं, वो नहीं पढ़ पाते ग्वालियर आके, उनको भी सुविधा मिले निःशुल्क क्लास की। हाँ भैया, तो एक प्रश्न बना कि 600 बीसी में कितने महाजनपद थे, तो आप बताएंगे 16 महाजनपद। अगला प्रश्न कि इन महाजनपदों का वर्णन किन किन पुस्तकों में मिलता है, तो इसके दो आंसर रहेंगे, एक अंगुत्तर निकाय रहेगा जो बौद्ध ग्रंथ पुस्तक है, और दूसरा है भगवती सूत्र जो जैन ग्रंथ का पुस्तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन 16 महाजनपदों में से मध्य प्रदेश में कितने महाजनपद थे? 16 तो पूरे भारत में हो गए, इनमें से मध्य प्रदेश में कितने महाजनपद थे? चलिए मैं बता देता हूं, दो नाम आप बता दीजिए, 1 और 2, जल्दी नाम बोलिए। इन 16 महाजनपदों में से मध्य प्रदेश में, राम राम बेटा, राम राम, राधे राधे भैया। हाँ, 2 एमपी में थे, उनके नाम तो बताइए, पता है आपको? एक तो है अवंती, एक अवंती जनपद था। चलिए दूसरा बताइए, चेदी जनपद, दूसरा था चेदी जनपद। एक अवंती है, दूसरा चेदी जनपद है। क्लियर बेटा? अवंती हो गया, चेदी हो गया, बहुत बढ़िया, दो ही थे, अवंती और चेदी। कुल 16 हैं भारत में, उनमें से एमपी में 2 थे। चूंकि अपन एमपी का हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, एमपी का जीके पढ़ रहे हैं, तो एमपी तक ही सीमित रहेंगे। जब हम भारत का इतिहास पढ़ेंगे तब इन 16 महाजनपदों के बारे में अध्ययन करेंगे डिटेल में। इन 16 में से भी सबसे बड़ा था मगध, और मगध ने सभी महाजनपदों को टेक ओवर कर लिया, और फिर मगध का विकास होगा। आज बिहार का जो क्षेत्र है उसे मगध कहते थे। तो बेटा 16 महाजनपद थे, इनमें से 2 मध्य प्रदेश में थे, और एक था अवंती, दूसरा था चेदी जनपद। चलिए पढ़ते हैं, इनके बारे में बात करते हैं, ये क्या थे। देखिए नंबर 1, चेदी जनपद। कौन सा बेटा? चेदी महाजनपद, चेदी। अब प्रश्न बनता है कि चेदी जनपद मध्य प्रदेश के किस भाग में था? तो बेटा ये जो है बुंदेलखंड, बुंदेलखंड के पूर्वी भाग और समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थापित था। समीपवर्ती क्षेत्रों में था क्या बेटा? चेदी जनपद। ये बुंदेलखंड के पूर्वी भाग और समीपवर्ती क्षेत्र में विस्तृत था। बेटा कहां पे था? बुंदेलखंड के पूर्वी भाग में। आगे चलते हैं। महाभारत काल में अगर हम बात करें तो महाभारत काल में चेदी वंश की जो राजधानी थी, महाभारत काल में चेदी वंश की जो राजधानी थी वो शक्तिमती थी। कहां थी बेटा? शक्तिमती, या कुछ जगह पर सुक्तिमती भी लिखा है। सुक्तिमती इसकी राजधानी थी महाभारत काल में। और महाभारत काल में ही ऐसा बताया गया है कि राजा शिशुपाल
या शिशुपाल यहाँ का राजा था? शिशुपाल चेदी जनपद का राजा था। चेदी जनपद का राजा था। आपने अभी कोरोना काल में महाभारत टीवी पर देखा होगा, देखा था महाभारत, उसमें भगवान कृष्ण थे। तो भगवान कृष्ण की जो बुआ है उनका लड़का था शिशुपाल। ऐसी कथा है, कृष्ण की बुआ का लड़का था कौन? शिशुपाल। ऐसा कहते हैं कि जब शिशुपाल पैदा हुआ था तो इसकी एक तीसरी भी आंख थी, एक बॉडी में तीसरा अंग भी था। और जब ये पैदा हुआ तो भविष्यवाणी भी हुई थी कि जिसको, जो व्यक्ति इसको खिलाते समय या जिसकी गोद में इस शिशुपाल का वो तीसरा अंग जमीन पे गिर जाएगा, वही व्यक्ति इसकी हत्या करेगा, इसका वध करेगा। तो ये बड़ा हुआ और भगवान कृष्ण अपने भाई बलदाऊ के साथ अपनी बुआ के यहाँ गए थे। छुट्टियों में जाते ना बुआ के यहाँ, ये भी गए थे। तो ये बालक भगवान कृष्ण जब अपनी गोद में लिया खिलाने के लिए, तो इसका वो तीसरा अंग जमीन पे गिर पड़ा। और इनकी माँ को मालूम था, भविष्यवाणी हो चुकी थी कि जिसकी गोद में इसका जो तीसरा अंग है वो जमीन पे गिर जाएगा, वही व्यक्ति इनकी हत्या करेगा। तो इसका वो तीसरा अंग किसकी गोद में गिरा? भगवान कृष्ण की जब खिलाते समय गिरा। तो इनकी माँ ने कहा, कृष्ण तुम हमें एक वरदान दो कि तुम मेरे बेटे को नहीं मारोगे। अब कृष्ण तो सब जानते थे, बट फिर भी इन्होंने कहा मैं नहीं मारूंगा, लेकिन 100 टाइम 100 गलतियां करेगा तब तक मैं इसको नहीं मारूंगा, 100 बार माफ कर दूंगा इसको। 100 बार, ये वही कथा है शिशुपाल की। तो जब युधिष्ठिर, पांडवों के जो राजा थे युधिष्ठिर, जिन्हें धर्मराज भी कहते हैं, जब इन्होंने राजसूय यज्ञ किया, क्या किया? राजसूय यज्ञ। और उस यज्ञ में सभी को बुलाया गया था, कृष्ण भी आए थे, शिशुपाल भी आया था। तो अग्र पूजा के लिए कृष्ण को बुलाया, जिसका किसी ने विरोध नहीं किया, केवल शिशुपाल ने विरोध किया। और शिशुपाल एक के बाद एक अपराध करता रहा, भगवान कृष्ण माफ करते रहे और गिनते रहे, काउंटिंग करते रहे। 90, 91, 92 और जैसे 99 हुआ, कृष्ण ने बताया कि 100 बार माफ कर दूंगा। तो फिर इसने कुछ कहा और कृष्ण ने अपने सुदर्शन से इनका वध कर दिया था। गोविंदाय नमो नमः। तो ये वही है, कौन? शिशुपाल, जो कहां के राजा थे? चेदी जनपद, जिसका वर्णन मिलता है उन 2 पुस्तकों में जो अभी आप पढ़े थे। नाम क्या बेटा उनका? भूल गए? अंगुत्तर निकाय। और दूसरा कौन सा है? भगवती सूत्र। बहुत बढ़िया, अच्छा खेल रहे हैं आप। आगे चलते हैं, चले बेटा आगे। ये था बेटा क्या? आपने पढ़ा चेदी जनपद। अब अपन बात करते हैं अवंती महाजनपद की। किसकी बात करते हैं बेटा? अवंती महाजनपद, दूसरा वाला पार्ट। अवंती जनपद, ये दूसरा महाजनपद है जो मध्य प्रदेश में था। अवंती महाजनपद ये दूसरा महाजनपद है जो उस समय मध्य प्रदेश में था। अवंती महाजनपद मालवा क्षेत्र में था। ये बौद्ध धर्म का विख्यात केंद्र था। बौद्ध ग्रंथ में इसको अच्युतगामी कहा गया है। एक प्रश्न कि बौद्ध ग्रंथ में अवंती को किस नाम से जाना गया? अच्युत क्या है? ऐसे अच्युतगामी। एक प्रश्न कि बौद्ध ग्रंथ में किस जनपद को अच्युतगामी कहा गया है? तो अवंती महाजनपद को अच्युतगामी कहा गया था।
चलिए, जब भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी थे, जब भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी थे, उस समय अवंती का राजा कौन था? चंड प्रद्योत। चंड प्रद्योत यहाँ का राजा था, अवंती का। एक प्रश्न, भगवान महावीर और भगवान बुद्ध के समकालीन अवंती का राजा कौन था? चंड प्रद्योत था। और जब अवंती का चंड प्रद्योत था, उस समय मगध में एक प्रश्न कि चंड प्रद्योत जब अवंती का राजा था तो उस समय मगध का राजा कौन था? बिंबिसार। वहां पर बिंबिसार था जो हर्यक वंश का है। कहते हैं कि बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को भेजा था। जीवक कौन है? एक डॉक्टर था, इनका फैमिली डॉक्टर बिंबिसार का। एक प्रश्न याद रखें, इतिहास में कई बार पूछा गया है कि चंड प्रद्योत के लिए जीवक को किसने भेजा था? बिंबिसार। ये मगध का राजा था, हर्यक वंश का। हर्यक वंश का राजा था ये बिंबिसार। इसने चंड प्रद्योत की सेवा में अपने फैमिली डॉक्टर जीवक को भेजा था। चलिए बच्चों, कल क्लास करेंगे। आज यहीं तक टाइम पूरा हो गया है। और जाते जाते आप लोग इस वीडियो को और शेयर करें और लाइक करें, और कोई भी क्वेश्चन संबंधित हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें, हम उसका आंसर दे देंगे। धन्यवाद। जय हिंद। गुड नाइट।